मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आप अच्छे होंगे घर पे। फिर आज हम लेक्चर नंबर 2 पे मिलने जा रहे हैं वापस। आपने हमने मिलके और विद्युत क्षेत्र अध्याय नंबर 1 चालू किया था और उसी को आगे अपन धीरे धीरे ले जाएंगे। तो बेटे लेक्चर नंबर 2 है, 1 आप पढ़ चुके अच्छे से, धीरे धीरे देखते रहो आप। चैप्टर नंबर आपका पहला ही है और लास्ट वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। बेटा समझ गए आप। तो देखिए पहली विधि का नाम क्या था? घर्षण द्वारा, जिसमें सर ने ये कहा था पहली विधि में, ये देखो मैं पहली विधि को एक बार वापस देखें अपन। ये देखिए पहली विधि का मतलब हो गया कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम में ऋणावेश आ जाता है। रगड़ने मीन्स उनको फ्रिक्शन पैदा किया, उसको घर्षण रगड़ा आपने, घर्षण के कारण उसमें आवेश आ गया था। तो उस विधि को घर्षण द्वारा आवेशित करना कहा था आपने, जिसको घर्षण विद्युतिकी भी कहते हैं, क्योंकि घर्षण की वजह से विद्युत उत्पन्न हो गया। बेटे पहली वाली विधि थी। और अब अपन दूसरी विधि की अपन बातें करें तो अभी आपने 3 विधियों के नाम लिखे थे। दूसरी विधि का नाम सर ने बोला चालन विधि, इंग्लिश में बोले तो कंडक्शन द्वारा। ये देखो बेटा दूसरी विधि का नाम है चालन विधि। यस, और चालन का दूसरा नाम होता है संपर्क। ये देखो दूसरा नाम क्या हो गया बताओ? संपर्क। इसका मतलब किसी वस्तु को आवेशित करने की वह विधि जिसमें वस्तु को संपर्क करने पर वह आवेशित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं बताओ? चालन विधि या संपर्क विधि। इसका मतलब आप चालन के द्वारा या संपर्क के द्वारा वस्तु को क्या कर रहे हैं बताओ? आवेशित कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले अपन छोटा सा, बहुत छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं आप। बेटा ये एक चालक वस्तु है, एक चालक गोला है। इस पे देखो हम स्टैंड लगा देते हैं, ये लग गया स्टैंड। बेटा कुचालक स्टैंड है, ये नीचे दिख रहा है जो ये वाला, इसको अपन कुचालक स्टैंड कहें। देखिए ये कुचालक स्टैंड है, मतलब इसमें कोई आवेश नहीं आ सकता। ये लो, ये कुचालक स्टैंड है। और ये आपको जो वस्तु दिख रही है ये एक चालक गोला है। अब इस चालक गोले को, इस चालक गोला ये अनावेशित है। कैसा बेटा? ये अनावेशित गोला है ये वाला। यस, अनावेशित चालक है ये। अब इस अनावेशित चालक को मैं चालक वस्तु के संपर्क में लाऊंगा। अभी अपन देखो संपर्क में लाते हैं तो इस चालक वस्तु को, ये वाला आपका गोला है, वापस वही डायग्राम बना दिया सर ने, सेम वही है। और एक आवेशित गोले के कांटेक्ट में लाया मैं इसको। ये देखो मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये अनावेशित गोला है और ये गोला आवेशित था, ये वाला। चलो ऐसे मान लेते हैं आप। ये लो, दोनों में आपने स्टैंड लगा दिए। तो इसका मतलब हो गया ये तो आपका अनावेशित है और ये गोला आप जो बी ला रहे हैं वो आवेशित था। तो मैं एक अनावेशित वस्तु को आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाता हूँ। तो बताओ जैसे इसको मैं इसके संपर्क में लाऊंगा तो बेटा इन दोनों का आवेश, ये इन दोनों का आवेश एक दूसरे में फैलेगा। इसको मैं इसके कांटेक्ट में लाऊंगा तो धनावेश दोनों में आ गया। ये देखो, फिर आप मेरी बात सुनो बेटा, एक अनावेशित वस्तु थी और मान लीजिए आप ये एक आवेशित वस्तु है जिसमें पहले से ही धनावेश है। ये देखो इस वस्तु में पहले से क्या है बेटा? धनावेश है। अब बताओ इस वस्तु में बी में पहले से ही धनावेश है, तो आप कहोगे ये तो अनावेशित वस्तु है, ये कैसी है? आवेशित। जब मैं अनावेशित को आवेशित के कांटेक्ट में लाऊंगा तो दोनों में कौन सा आवेश फैल गया बताओ? धनावेश। अगर मैं इन दोनों को अलग कर दूंगा तो आप बताओ आपकी अनावेशित वस्तु जो ए थी उसमें कौन सा आवेश फैल गया बताओ? धनावेश। बेटा इसमें भी धनावेश फैल गया। यस, इसका मतलब हो गया कि अनावेशित वस्तु को आपने आवेशित के पास लाके और उसको कौन सा आवेश दे दिया बताओ? धनावेश। इससे पता चलता है कि अपन दो वस्तु, एक आवेशित और एक अनावेशित को एक दूसरे के संपर्क में लाके और अनावेशित को भी आवेशित कर सकते हैं। इसे कौन सी विधि कहते हैं? चालन द्वारा वस्तु का आवेशित करना। देखिए हमारी दूसरी विधि थी। एक और विधि से मैं आपको मिलाना चाहूँगा,
उसको अपन कहते हैं प्रेरण द्वारा। बेटा प्रेरण को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि जब आप अच्छे बच्चे के साथ रहते हैं तो आप में अच्छे बच्चे के गुण आ जाते हैं। भौतिक की भाषा में कहते हैं आप में इंडक्शन पैदा हो गया, क्योंकि आप अच्छे बच्चे की संगत में थे तो आप भी धीरे से अच्छे बन गए। तो आपने कहा सर बताइए तीसरी विधि में क्या सिखाना है हमें? ये सिखाना है कि ये देखो यहाँ पे आपने लिखा है एक विधि का नाम, और उस विधि को क्या कह रहे हैं आप बताओ? प्रेरण द्वारा आवेशन। बेटा इस विधि का नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन। ऐसी विधि जिसमें बिना वस्तु को स्पर्श किए, मेरा मतलब बिना टच किए आवेशित कर देते हैं, उसे कौन सी विधि कहते हैं बताओ? प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर सुनो मेरी बात, आज हम ऐसा प्रोसेस सीखना चाह रहे हैं कि वस्तु को हम टच तो करेंगे नहीं और उसको चार्ज कर देंगे। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा है। बिना वस्तु को संपर्क में आए, बिना वस्तु को संपर्क में लिए आवेशित करने की विधि को कौन सी विधि कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप और हम मिलकर सीखेंगे। यस, तो इसका मतलब है कि मैं किसी वस्तु को धनावेशित करूँगा, यस, और उसको टच नहीं करूँगा। यस बेटा, मैं एक वस्तु को धनावेश देना चाहता हूँ और उस वस्तु को मैं टच नहीं करना चाहता हूँ। तो देखिए वस्तु को बिना संपर्क किए धनावेशित करना, धीरे धीरे देखें आप आराम से, वस्तु को बिना संपर्क किए धनावेशित करना। ये देखो बेटा, वस्तु को बिना संपर्क किए क्या करना चाह रहे हैं आप बताओ? धनावेशित करना चाह रहे हैं, मेरा मतलब पॉजिटिव चार्ज देना चाह रहे हैं। चलें आज अपन सीखें इसको, आराम से देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा इसको देखना आप। एक अपने पास ये चालक गोला है, बड़े आराम से देखें आप। यस, आपने कहा सर नीचे क्या लगा देते हैं? ये स्टैंड लगा देते हैं बच्चे। अरे यार कुचालक स्टैंड है ये देख रहा है स्टैंड। यस, ये वस्तु है, बट अनावेशित वस्तु है ये, इसमें कोई आवेश नहीं है। तो देखिए ये आपकी अनावेशित वस्तु होगी एक। इस वस्तु के संपर्क में सर, यस बेटा वस्तु तो अनावेशित है, बट ये चालक गोला है। कैसा गोला है भैया? चालक गोला है। ये देखो, आप इसको चालक वस्तु कह सकते हैं, चालक गोला कह सकते हैं आपकी भाषा में। रिलैक्स। ये देखो अब बेटा, इसके पड़ोस में मैं एक कांच की छड़ को लाता हूँ, आप देखते रहना। एक मैं आपसे कह दूँ कि एक ऋणावेशित वस्तु को इसके संपर्क में लाता हूँ, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से देखें आप, ये एक ऋणावेशित वस्तु है जिसको मैं चालक गोले के समीप ला रहा हूँ। चालक गोले को अभी आपने आवेशित नहीं किया है, चालक गोला ये है, बट ये अनावेशित है। चलें अपन देखें बेटा, चालक गोले मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ऋणावेशित छड़ चालक गोले के समीप आएगी तो बेटा इसका धनावेश ऋणावेश के द्वारा आकर्षित होगा और चालक गोले के ऋणावेश से प्रतिकर्षित होंगे। तो आप ध्यान से देखो, इस चालक गोले में बाईं तरफ तो धनावेश आ गया और दाईं तरफ ऋणावेश आ गया। तो आपने कहा सर क्यों आ गया? प्रेरण के कारण। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित छड़ धन को तो अपनी तरफ आकर्षित करेगी और इस चालक गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे दूर हटेंगे, इसलिए इस तरफ आ गया। ये सतह पे है बेटा, पर डायग्राम में ऐसे ही दिखाना पड़ेगा आपको। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैंने इस ए चालक को टच नहीं किया है, संपर्क नहीं किया है। और अपन देखें, नई तरफ चलें अपन। अब मैंने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना, हम ये इधर की तरफ इस सतह पे कौन सा आवेश था? धनावेश। इस सतह पे कौन सा था बताओ? ऋणावेश। ये आपका स्टैंड लगा दिया आपने, कुचालक स्टैंड है, बार बार आप रिपीट कर रहे हैं। यस बेटा, स्टैंड तो कुचालक लेना पड़ेगा। आपने कहा सर क्यों? अगर ये चालक होगा तो आवेश तो धरती में चला जाएगा ना, तो इसलिए कुचालक स्टैंड लेना है आपको। अब बताओ, ये अपनी ऋणावेशित छड़ आपकी जगह पे है, इसको हमने कतई डिस्टर्ब नहीं किया। देख रहे हैं आप, नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी तक। बेटा इसको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया, बड़े ध्यान से देखना। यस, मतलब जो दाईं तरफ का ऋणावेश था ना, उसको कनेक्टेड टू अर्थ, भू संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। बेटा मैं याद दिला दूँ आपको, अरे भाई पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। हमारी पृथ्वी में इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग खूब गाँव में वो करते हैं, अर्थिंग करते हैं, उसमें नमक कोयला डाल देते हैं, तो
तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ही तो प्रोड्यूस करते हैं आप लोग। तो मैं याद दिला दूँ कि जैसे ही इस एक गोले को आप पृथ्वी से जोड़ेंगे तो बेटा बता दूँ कि पृथ्वी तो इलेक्ट्रॉन का एक भंडार है, भंडार में समुद्र है। तो बेटा ऐसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये काय में समा जाएंगे बताओ, पृथ्वी में। याद रखना आपने कहा सर पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएंगे कि नहीं, समुद्र कभी जग के पानी में नहीं समाता, जग का पानी समुद्र में गिर जाता बड़े आराम से। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले गए। अब बताओ इसका मतलब कंडीशन ये होगी आपकी, चालक छड़ अपनी जगह पे है। अगर मैं यहाँ अब ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले गए तो बेटा नेक्स्ट डायग्राम में ये कह सकता हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपने कहा सर कहाँ गया ऋणावेश, पृथ्वी में चला गया। अब बताओ ऋणावेश पृथ्वी में चला गया और मैं यहाँ से पृथ्वी को हटा देता हूँ, चालक छड़ अपनी जगह पे है देखो आप। तो आपने कहा सर ये धनावेश अपनी जगह पे क्यों है, बेटा धनावेश चालक छड़ से अट्रैक्टेड है, आकर्षित है, वो तो नहीं हटेगा। अब बताओ ये धनावेश नहीं हटेगा, अपनी जगह पे धनावेश। अगर मैं इस चालक छड़ को यहाँ से हटा देता हूँ, यस, तो देखिए अगले स्टेप में आपने चालक छड़ को भी हटा दिया। बच्चे बताओ अगर आप चालक छड़ को हटा देंगे तो बेटा ध्यान से देखना, अगर आप चालक छड़ को हटा देंगे, ऐसे ऐसे हटा देंगे, ऐसे ऐसे हटा देंगे, बेटा जैसे इसको अपन हटाएंगे तो ध्यान से देखना, अरे आपकी चालक छड़ हटते ही वो धनावेश काय में फैल गया बताओ, पूरे चालक गोले में फैल गया। आज हमने सीखा कि किसी चालक वस्तु को बिना टच किए, बिना संपर्क किए हमने कौन सा आवेश दे दिया बताओ, ऋणावेश। आपकी बुक में भी अच्छे से दे रखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा और मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि बेटा ऋणावेशी छड़ लाए थे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणावेश से प्रतिकर्षित हुए, इसलिए चालक गोले के दाईं ओर आ गए, और धनावेश अट्रैक्ट हुआ इसलिए बाईं ओर आ गया। तो ये आपने कौन सी विधि का स्टडी किया बताओ, प्रेरण द्वारा वस्तु का आवेशित करना। तो आप समझ लो कि आपने वस्तुओं को आवेशित करने की कितनी विधियां पढ़ी आज आपने, 3। बेटा पहली विधि का नाम था घर्षण द्वारा, जिससे घर्षण विद्युती के पैदा होती है। दूसरी विधि का नाम था चालन द्वारा, संपर्क द्वारा। तीसरी विधि का नाम था प्रेरण द्वारा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन द्वारा। तो ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, केवल देखने का, बहुत छोटा सा टॉपिक। तो मैं आशान्वित हूँ कि इस टॉपिक को आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। बेटा अपन आगे चलें फिर धीरे धीरे। तो देखिए आगे अपन धीरे धीरे चलेंगे, तो आगे चलें आप, ये देखो मैं आपको याद दिला दूँ कि आप पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। पहले में आपने थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा था, आज हम आगे चलना है और बहुत आगे चलना है। देखिए इसमें सर ने क्या किया, आगे चले अपन थोड़ा सा, कि एक छोटा सा सवाल आपने कहा सर छोटे से सवाल में क्या सिखाने वाले हैं आप हमें। यार हमें ये पता नहीं चला कि हम आवेश को कैसे पहचानते हैं, आवेश का मान कितना हो सकता है। तो मैं एक छोटे से यंत्र का नाम लिखूंगा, ये देखो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। 1 मिनट का छोटा सा टॉपिक। आपने कहा सर क्या काम करेगा ये, 1 मिनट देखते हैं आप क्या काम करने वाला है ये। बेटा देखना ये, यस, ये स्वर्ण पत्र जिसको गोल्ड फॉइल कहते हैं आपको, यस। तो आप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी की स्टडी कर रहे हैं। बेटा एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन का मतलब होता है पहचान करना, आवेश का संसूचन और मान ज्ञात किया जाता है। बस छोटी सी बात। कोई पूछे भैया क्या होता है विद्युतदर्शी, तो आप कहोगे सर ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से आवेश का संसूचन करते और इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। अपन इसका डायग्राम भी बना के देखेंगे। तो बेटा एक छोटा सा डायग्राम मैं आपके साथ प्ले करूँगा। बेटा हमने एक कांच की बोतल ले ली, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम ये कांच की बोतल ले रहे हैं। आपने कहा सर क्यों ले रहे हैं, हमें ये भी बताते जाओ। बेटा कांच की बोतल पारदर्शी होती है, ये देखो ऐसे आपने कांच की बोतल ले ली, ये रही कांच की बोतल, मान लेते हैं आप ये छोटी सी कांच की बोतल है। एक छोटी सी कांच की बोतल लेके, ये देखो कांच की बोतल, आपने कांच की बोतल को बनाया, मान लीजिए कांच की बोतल है, ये कांच का पात्र है ये। बेटा इसका मैं कह दूँ मेरी भाषा में ढक्कन लग रहा है ये। अब आप बताओ, इसको तो आपने कांच का पात्र बोला,
बिल्कुल पात्र चलेगा, बट ये कांच का पात्र है। एक मोमेंट में सीख जाए अपन थोड़ा सा। ये देखिए परिभाषा आप सीख के, ऐसी युक्ति जो विद्युत आवेश का संसूचन व मान ज्ञात करती है। देखिए यहाँ पे कांच की बोतल ली आपने, बेटा यहाँ पे एक रबर कॉर्क लगा देते हैं अपन। आपने कहा सर क्या होता है? अरे ढक्कन में कॉर्क लगा देते हैं ना अपन। ये देखो रबर कॉर्क लगा दिया आपने, ये रबर का कॉर्क है, रबर कॉर्क कह सकते हैं आप इसको। आप जानते हैं इसके बारे में, बोतल के ढक्कन के टाइप में होता है ये। अब इसमें हमने एक धातु की छड़ को लटका दिया। बेटा धातु की छड़ तो चालक छड़ होती है ना, ये एक धातु की छड़ को आपने कांच के पात्र में आसानी से लटका दिया और रबर कॉर्क की सहायता से लटकाया आपने इसको। तो जब आप इसको लटका देंगे, बेटे धातु की छड़ थी, इसको आपने इस तरह से लटका दिया। मैं नाम दे सकता हूँ कि धातु की छड़ है, यस मेटल रॉड है ये, धातु छड़ है ये। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखें। अब इस रबर कॉर्क में आपने पोल करके इसको आराम से लटका दिया। यहाँ पे आपने ये धातु का एक नॉब लगी हुई है, धातु का एक छोटा सा पैकेट लगा हुआ है। अब इस पैकेट के कंटेक्ट में हम एक छड़ लाते हैं। बेटा ये देखो, आपने कहा सर मान लो ये काय की छड़ हो सकती है, मान लीजिए आप ये कांच की छड़ हो सकती है। ये देखो मैं इसके कंटेक्ट में सपोज क्या लाता हूँ बेटा, कांच की छड़ लाता हूँ। आपको पता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें धनावेश आता है। जैसे मैं इसके कंटेक्ट में लाऊंगा, कंटेक्ट में सालन के द्वारा, बेटा धनावेश इसके अंदर आएगा, डेफिनेट आएगा। ये देखो यहाँ पे नीचे सोने की 2 पत्तियाँ ऐसे लगी होती हैं। अब बताओ सोने की 2 पत्तियाँ अगर आपने यहाँ लगा रखी थी तो ये दोनों पत्तियाँ फैल जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं। एक बच्चे ने पूछा सर स्प्रेड क्यों होगी? क्योंकि बेटा सोने की पत्तियों में धनावेश आ गया और समान आवेश जब दोनों पत्तियों में आएगा तो पत्तियों में प्रतिकर्षण होगा, इसलिए पत्तियाँ फैल जाती हैं। अब पत्तियाँ फैल जाती है तो आपको और हमें ये पता चल गया कि यार दुनिया में कोई चीज़ आवेश होती तो है, और यहाँ तो ये भी पता चल रहा है कि समान आवेश की वजह से दूर हट गई। अगर मैं इस कांच की छड़ में आवेश की मात्रा बढ़ाऊंगा तो पत्तियाँ ज़्यादा फैलेंगी, अगर ये आवेश की मात्रा कम करेंगे तो पत्तियाँ सिकुड़ जाएंगी। इसका मतलब आवेश कम है या ज़्यादा है उसका भी आप मान का निर्धारण कर पा रहे हैं। एक आपने पत्तियों को फैलना इस बात को इंगित करता है कि आवेश का क्या हो गया बताओ, संसूचन हो गया। समझ गए क्या बेटा? हमने आवेश का संसूचन भी देख लिया और आवेश का मान भी देख लिया। पूरे एपरेटस को देखे, धनावेश लाए थे, यहाँ पे इसको अर्थिंग भी कर सकते हैं। ये देखो छोटा सा अपने एक अर्थिंग भी लगा दिया लाइक दिस, यस, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी चाहिए नीचे की तरफ। तो देखिए अब इसका मतलब हो गया कि आपने स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी से आवेश को पहचान लिया। पहचानने का मतलब पत्तियाँ, ये स्वर्ण पत्तियाँ हैं, ये दिख रही हैं आपको, ये सोने की पत्ती है। ये आपने छोटा सा एक नॉब लगाया, ये दिख रहा है ये। तो देखिए यहाँ पे पत्तियाँ फैल जाती है, ये देखो ये पत्री फैल जाती है। तो फैलना ये इंगित करता है कि आवेश का हमने संसूचन कर लिया। अगर ज़्यादा मात्रा में आवेश लाएंगे तो ज़्यादा फैलेंगे, कम मात्रा में लाएंगे तो कम फैलेंगे। तो इसका मतलब स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का अर्थ हो गया कि एक ऐसी युक्ति जो आवेश को संसूचित भी कर लेती है और उसको पहचान के मान भी निकाल लेती है, कम ज़्यादा का पता कर लेती है। उसे क्या कहते हैं बताओ? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। बड़ा अच्छा टॉपिक था ये, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बेटे इस चैप्टर में हम आवेश की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी देखो आवेश ही चलेगा। माने कि चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, होगा, कोई बात नहीं। देखिए अब आवेश के गुणधर्म, बोर्ड में एक क्वेश्चन आया करता है छोटा सा कि आवेश के कोई 2 मूल गुणधर्म बताइए, ऐसे बोर्ड में आएगा। तो आवेश के 2 मूल गुणधर्म का मतलब हम 4 लिखेंगे, 4 में से 2 तुम बड़े अभी याद हो जाएंगे साथ साथ ही। तो देखिए यहाँ पे लिखा आवेश के गुणधर्म, मूल गुणधर्म, अच्छे गुणधर्म। बेटा देखना कैसे कैसे गुणधर्म होते हैं। ये देखो बस एक से मिलना चाहेंगे अपन। आपका प्रश्न ये है कि आवेश के कोई 2 मूल गुणधर्म बताइए। तो देखिए आवेश के मूल गुणधर्म की बात करें, यस, देखिए पहला सर ने लिखा है यहाँ पे, यस, ये देखो आवेश संरक्षित रहता है। तो बेटा सबसे पहले सर ने लिखा है आवेश संरक्षण, याद रखो आज के बाद आप, यस। इसका मतलब पहला गुणधर्म क्या हो गया? आवेश
संरक्षित रहता है। याद हो जाएगा आराम से, हमेशा संरक्षित रहता है। कैसे रहता है 2 मिनट में सीखने वाले हैं। आवेश योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक, योगात्मक मतलब जुड़ता है हमेशा। आपने कहा सर कैसे? 2 मिनट मिलेंगे आप उससे, अभी 2 मिनट में सबको अलग से सीखेंगे। तो कितने गुणधर्म हो गए? आवेश संरक्षित रहता है, आवेश योगात्मक प्रकृति का रहता है। तीसरी अपन बातें देखी आपने, ये देखो तीसरा, यस, आवेश क्वांटीकृत होता है। एक वर्ड लिखा सुन लें, आवेश क्वांटीकृत होता है। बेटा आवेश कैसा होता है? क्वांटीकृत। इसका मतलब अल्पमान का होता है। बड़े डिटेल में सीखेंगे अपन। चौथा अपन सीखेंगे आवेश निश्चर होता है। आपने कहा सर निश्चर का मतलब, शायद मुझे लगता है कि आवेश वेग पे डिपेंड नहीं करता होगा। तो आवेश निश्चर रहता है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि बेटा आवेश के गुणधर्म सीखने, तो पहला गुणधर्म आवेश का संरक्षण, आवेश योगात्मक होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, आवेश निश्चर होता है। चारों को हम डिटेल में पढ़ें, इनका मतलब सीखें क्या होता है धीरे धीरे, अब बड़े आराम से देखेंगे। यस, सबसे पहले आपने कहा कि सर बताइए आवेश किस प्रकार संरक्षित रहता है। तो बेटा एक नियम सीख रहे हैं अपन, एक चीज़ सीख रहे हैं, आवेश संरक्षण। आराम से देखें आप, ये देखो आवेश संरक्षण, ये देखो ये देखो बेटा आवेश संरक्षण सीख रहे हैं आप लोग। मैं आपको एक बात कल भी मैंने बताई थी, आज भी बता दूं कि जैसे आपको लिंक मिलेगा इसका, अच्छे लिखे हुए आपको लिंक के साथ नोट्स भी मिलेंगे। उन नोट्स को देख के, बहुत सिंपल लैंग्वेज के नोट्स होंगे, आप फेयर कॉपी बनाकर उनको नोट करते रहें साथ साथ। चैप्टर याद होता रहेगा, दोबारा पढ़ने की कभी ज़िंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा यहाँ पे देखना, मैं आवेश संरक्षण की बात कर रहा हूँ। देखिए कहा जाता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट होता है, परंतु एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आपका मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश का मान हमेशा नियत रहता है। बेटा कुल आवेश का मान क्या रहता है हमेशा, बताओ? नियत रहता है। ये आपको याद करना है, किसी भी वस्तु में कुल आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात ना तो आवेश उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है। वेरी गुड। और ये एक वस्तु से कहाँ जाता है? दूसरी वस्तु में। आपने कहा सर उदाहरण बताओ। देखो बहुत सारे उदाहरण सीखते हैं अपन। ये देखिए नंबर 1, याद करो आप, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में धन आवेश व रेशम के कपड़े में ऋण आवेश आ जाता है। अब मुझे बताओ, कांच की छड़ में पहले कितना आवेश था? 0। रेशम में कितना था? 0। उसके बाद एक में धन आ गया, एक में ऋण आ गया, दोनों मिला के क्या होगा? 0। इसका मतलब हो गया कि नेट आवेश तो हमेशा क्या रहता है? 0। एक उदाहरण ये हो गया आपका कांच की छड़ वाला। दूसरा उदाहरण देखें, आप लोग जानते हैं बेटा, बहुत सीखेंगे नाभिकीय अभिक्रियाओं में। आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सी अभिक्रिया में बताओ? नाभिकीय अभिक्रिया। अभी ज़्यादा हटने की ज़रूरत नहीं है आपको, सर ये सिखाना चाहते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो बेटा सेकंड एग्जाम्पल सर क्या ले रहे हैं बताओ? नाभिकीय अभिक्रिया में। तो सेकंड एग्जाम्पल देखें अपन, नाभिकीय अभिक्रिया में कैसे होता है। मैं एक एग्जाम्पल बता दूँ। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, तो बेटा यू को यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम, इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और द्रव्यमान संख्या 238 लिखा हमने। कितना लिखा भैया? 238। यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है। थोरियम का फार्मूला TH लिखा सर ने। बेटा ऐसे कहते हैं कि जब यूरेनियम थोरियम में बदलता है तो अल्फा कण निकलते हैं। प्रकृति में अल्फा कण हीलियम के समान होते हैं। आगे चैप्टर हम पढ़ लेंगे, अभी आपको ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए हीलियम लिख दिया 2He4। बड़े प्यार से देखें आप, यहाँ पे 92 लिखा है इसका परमाणु क्रमांक, इसका 234 लिखा है। तो आपने कहा सर क्या सिखाना चाह रहे हैं आप हमें? बेटा मुझे बताओ आप, लेफ्ट हैंड साइड में कितना आवेश है? अरे माय डियर, परमाणु क्रमांक को ही तो आवेश कहते हैं। लाइफ में ध्यान रखो, ये आवेश होता है, वो द्रव्यमान होता है ऊपर का। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड का आवेश कितना है? 92। पक्का? अब बताओ बेटा राइट हैंड साइड का आवेश देखना आराम से, प्लीज रिलैक्स। बताओ इधर 90 और नीचे देखो उधर 2, कितना आ रहा है बताओ? 92। इसका मतलब दुनिया की कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया में कभी आवेश नहीं बदलता है।
अर्थात आवेश नियत रहता है। तो आप ये भी सीख गए कि सर पहला आपने बताया था कांच की छड़ का एग्जाम्पल, और दूसरा कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, नाभिकीय अभिक्रिया का। और बेटा एक और एग्जाम्पल सीखें अपन जो आपको थोड़ा अलग सा दिखेगा। मैंने बोला युग्म उत्पादन, आपको अजीब सा लग रहा, युग्म उत्पादन। आपने कहा सर क्या होता है युग्म उत्पादन? आपने इस चीज़ का नाम सुना, प्रकाश। अरे भाई प्रकाश कौन होते हैं? गामा रेडिएशन होते हैं एक तरह से। तो देखिए गामा रेडिएशन जब टूटते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनते हैं। कम आता है इनके बारे में आपको, ये फार्मूले हैं, ये इलेक्ट्रॉन का फार्मूला, ये पॉजिट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन के समान धनावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो ऋण होता है बट इनका नेचर इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन उसमें आवेश धन होता है और इसमें दुनिया भर की एनर्जी निकलती है। याद रखो इस एनर्जी को, कंपटीशन में काम आती है। यस यस यस, इतनी सारी एनर्जी निकलती है। अब देखना, इसका मतलब हो गया कि जब गामा किरणों का विघटन होता है, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जोड़े का उत्पादन होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है युग्म उत्पादन। तो कौन कौन किस किस का उत्पादन हुआ बताओ? ये इसका नाम क्या बोला आपने? इलेक्ट्रॉन। इसको बेटा पॉजिट्रॉन कहते हैं। अब आपने कहा सर बताइए इसमें कैसे आवेश संरक्षित रहता है? देखिए बेटा ऐसे रहता है भैया, प्रकाश में कितना आवेश होता है बताओ? 0, कोई आवेश नहीं होता। तो इधर तो 0 हो गया, उधर के दोनों आवेशों को जोड़ो। चलो जोड़ते हैं यहाँ पर मिलके। वेरी गुड वेरी गुड। -1 +1 बताओ कितना आएगा? 0। रिलैक्स। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया की हर तरह की अभिक्रिया में आवेश का मान क्या रहता है? संरक्षित। तो आप ये सीख गए कि आवेश हमेशा क्या रहता है बताओ? संरक्षित। जो आवेश के गुणधर्म का एक पहला लाइन लिखा था आपने कि आवेश क्या रहता है बताओ? संरक्षित। तो इसके 3 एग्जाम्पल भी सीखे आपने। धीरे धीरे एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करें क्योंकि आगे जाके सब आएंगे अच्छे से। बेटे मैं आवेश के दूसरे गुणधर्म की बात करूं तो दूसरा गुणधर्म एक और अपन सीखें कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होता है। बेटा मैं सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। आपने कहा सर आवेश एडिटिव होता है। योगात्मक को अपन एडिटिव कहते हैं, आवेश योगात्मक होता है। योग को अपन एडिशन कहते हैं। तो बेटा योग को एडिशन कहते हैं तो बताइए योग को एडिशन कहते हैं तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा आवेश योगात्मक होता है, मीन्स जुड़ता है। आपने कहा सर बताने कैसे जुड़ता है? बेटा एक ये देखो, एक वस्तु है ये मान लो, और इस वस्तु में बहुत सारे आवेश फैल रहे हैं। ये रहा, ये 2 माइक्रोकूलम में। देखो वैसे दूसरी वस्तु है, इसमें आवेश -3 माइक्रोकूलम है। तीसरी वस्तु है, इसमें आवेश +5 माइक्रोकूलम है। बेटे पूरा मिलके कौन है बताओ जल्दी? निकाय। आपने क्या कहा था? आवेश योगात्मक होता है। तो देखिए योगात्मक का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु में कुल आवेश का मान सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। कितने भी आवेश हो, इसमें कितने आवेश लिए आप बताओ? 3। इसका मान निकालें अपन, देखना पड़ेगा आपको। आवेश नंबर 1, आवेश नंबर 2, आवेश नंबर 3। बेटा तीनों को जोड़ दो। मैंने कहा आवेश योगात्मक होता है, जोड़ के देखें अपन। अब बताओ Q1 का मान कितना है? 2 माइक्रोकूलम। वेरी गुड। Q2 का मान -3 माइक्रोकूलम। Q3 का मान 5 माइक्रोकूलम। बेटा जोड़ना तो 2 - 3 + 5 4 माइक्रोकूलम। आपने कहा सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है किसी भी वस्तु में जो कुल आवेश होता है वो हमेशा क्या होता है बताओ? जुड़ता है, योगात्मक होता है। तो आप सीख गए कि आवेश कैसा नेचर रखता है बताओ? योगात्मक नेचर रखता है। आवेश का नेचर कैसा होता है? एडिटिव होता है। तो आपने आवेश के 2 गुणधर्म सीख लिए। यस, पहला क्या सीखा था? आवेश संरक्षित रहता है, दूसरा आवेश योगात्मक। पता चल गया निकाय था ये। निकाय मीन्स कोई वस्तु होती है, उस वस्तु में 3 आवेश है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लाइफ में हमेशा जोड़ना है उनको, क्योंकि माइनस करेंगे तो घटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए 7 में से आपने 3 को घटा दिया। यस, तो इसका आपने क्या सीखा कि आवेश योगात्मक होता है। आवेश कैसा नेचर रखता है? योगात्मक होता है। तो बेटे ये आपका सेकंड लेक्चर था। मैं आपको बता दूं कि आप धीरे धीरे नोट कर रहे हैं। अपन चैप्टर को नोट्स में से देख के सुंदर सुंदर नोट्स लिखे हुए हैं, उनमें से देख के करते रहे। आपको ऐसा कतई नहीं लगेगा कि हमें चैप्टर टफ लग रहा है, और आपको ऐसा लगेगा हमारी क्लास रियल से
ऑफलाइन क्लास ही चालू होगी, ऑनलाइन की दिख ही नहीं रही है आपको। ओके, आप आराम से पढ़ें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बस।